नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है फिल्म मंडी का। आज हम आपको मंडी के बनने की कहानी सुनाएंगे। साल 1983 में जब निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी रिलीज हुई तो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और राजनीति पर एक तीखा व्यंग्य माना गया। ये उन फिल्मों में थी जिन्होंने ये साबित किया कि समानांतर सिनेमा भी मनोरंजक हो सकता है। अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका और कलयुग जैसी गंभीर फिल्मों के बाद श्याम बेनेगल एक ऐसी कहानी कहना चाहते थे जिसमें हास्य भी हो, व्यंग्य भी हो और समाज का दोहरापन भी खुलकर सामने आए। और इसी तलाश में उनकी नज़र पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू लेखक गुलाम अब्बास की चर्चित लघु कथा आनंदी पर पड़ी। यही कहानी आगे चलकर मंडी की नींव बनी। इसी कहानी पर श्याम बेनेगल ने फिल्म मंडी बनाई। गुलाम अब्बास की आनंदी एक कोठे की कहानी थी और लेकिन उसका जो असली विषय वो वेश्यावृत्ति नहीं बल्कि समाज की नैतिकता का दिखावा था। कहानी ये सवाल उठाती है कि जो लोग दिन में नैतिकता का भाषण देते हैं वही रात के अंधेरे में उसी कोठे पर क्यों पहुंच जाते हैं। श्याम बेनेगल को इस कहानी में भारतीय राजनीति, नौकरशाही और सामाजिक पाखंड पर व्यंग्य करने का शानदार अवसर दिखाई दिया। उन्होंने शमा जैदी, सत्यदेव दुबे और खुद मिलकर इसकी पटकथा तैयार की। मूल कहानी को भारतीय परिवेश के अनुसार विस्तार दिया गया और कई नए पात्र भी जोड़े गए। और फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल स्टार कास्ट थी। उस जमाने में श्याम बेनेगल ने मंडी में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी। शबाना आजमी ने रुक्मणी बाई का किरदार निभाया जो पूरे कोठे की मालकिन है। स्मिता पाटिल ने जीनत की भूमिका निभाई। नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, ओम पुरी, सईद जाफरी, कुलभूषण खरबंदा, अन्नू कपूर, नीना गुप्ता, सोनी राजदान, इला अरुण समेत कई शानदार कलाकार फिल्म का हिस्सा बने। बाद में इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन एनसेम्बल कास्ट वाली फिल्मों में गिना गया। श्याम बेनेगल की कार्यशैली भी बिल्कुल अलग तरीके की थी। वो अपने कलाकारों को केवल डायलॉग याद करने के लिए नहीं कहते थे बल्कि उन्हें अपने पात्रों के साथ जीने की सलाह देते थे, किरदार में ढल जाने का हुनर देते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले पूरी टीम कई दिनों तक साथ बैठती, स्क्रिप्ट को पढ़ती और हर किरदार की मानसिकता पर चर्चा करती। और यही कारण है कि फिल्म का हर किरदार बिल्कुल वास्तविक लगता है। छोटे से छोटा कलाकार का भी अभिनय आपको इस फिल्म में याद रह जाता है अगर आपने ये फिल्म देखी हो। फिल्म की कहानी एक ऐसे कोठे के इर्द गिर्द घूमती है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। शहर के कुछ प्रभावशाली नेता और उद्योगपति उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं जहां पर यह कोठा बना हुआ है। सार्वजनिक मंचों पर वो नैतिकता की बात करते हैं और कहते हैं कि शहर के बीचों बीच वेश्याओं का अड्डा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही लोग रात के अंधेरे में उसी कोठे के नियमित ग्राहक भी होते हैं। फिल्म इसी दोहरे चरित्र पर तीखा व्यंग्य करती है। फिल्म का संगीत भी पारंपरिक बॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग रखा गया। संगीतकार वनराज भाटिया ने शास्त्रीय और सूफियाना रंग का संगीत तैयार किया। गीतों में मीर तकी मीर, बहादुर शाह जफर, इंशा, मखदूम मोहिद्दीन और सरवर डांडा जैसे शायरों की रचनाओं का इस्तेमाल हुआ। आशा भोसले और प्रीति सागर ने गीतों को आवाज दी और फिल्म में गाने कहानी को आगे बढ़ाने के माध्यम हैं, न कि मनोरंजन के लिए डाले गए कोई पारंपरिक फिल्मी गीत। ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि गाने भी फिल्म के साथ साथ बह रहे हैं। शूटिंग के दौरान श्याम बेनेगल ने सेट को किसी फिल्मी कोठे जैसा नहीं बल्कि एक वास्तविक बस्ती जैसा बनाया। प्रसिद्ध कला निर्देशक नीतीश रॉय ने एक ऐसा सेट तैयार किया जो दर्शकों को लगा मानो वो सचमुच किसी पुराने शहर के कोठे में पहुंच गए हों। और इसी शानदार कला निर्देशन के लिए फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन में। कहा जाता है कि सेट पर माहौल इतना आत्मीय था कि सभी कलाकार साथ बैठकर खाना खाते, रिहर्सल करते
और देर रात तक अपने किरदारों पर चर्चा करते। नसीरुद्दीन शाह ने बाद में एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि उन्होंने ये फिल्म बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली थी क्योंकि उन्हें श्याम बेनेगल पर पूरा भरोसा था। मंडे रिलीज होने के बाद इसे व्यावसायिक मसाला फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक गंभीर व्यंग्यात्मक कृति के रूप में सराहा गया। समय के साथ इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती गई और आज इसे श्याम बेनेगल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 2025 में फिल्म के रिलीज के 42 वर्ष पूरे होने पर इसके कलाकार फिर एक मंच पर इकट्ठा हुए थे और इसे क्लासिक फिल्म को श्रद्धांजलि सभी ने मिलकर एक तरीके से याद किया था। फिल्म मंडी की कहानी किसी एक नायक या नायिका की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज की कहानी है। ये उस समाज का आईना है जो दिन में नैतिकता की बातें करता है और रात होते ही उन्हीं जगहों पर पहुंच जाता है जिन्हें वो सार्वजनिक रूप से गलत बताता है। श्याम बेनेगल ने इस कहानी को हास्य, व्यंग्य और भावनाओं के साथ इस तरह से पेश किया कि दर्शक हंसते हंसते समाज की सच्चाई पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने शहर के बीचों बीच बसे एक बड़े कोठे से। इस कोठे की मालकिन है रुक्मणी बाई, जिसकी किरदार में शबाना आजमी है। वो सिर्फ एक तवायफ नहीं बल्कि पूरे घर की मुखिया हैं। उसके कोठे में कई लड़कियां रहती हैं, कोई मजबूरी में वहां आई है, कोई गरीबी के कारण, और किसी को समाज ने ठुकरा दिया है। रुक्मणी बाई उन सभी को अपने परिवार की तरह रखती हैं। बाहर की दुनिया उन्हें चाहे किसी भी नज़र से देखे, लेकिन उस कोठे के भीतर वो एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाला परिवार है। रुक्मणी बाई का सबसे बड़ा सहारा उसकी पाली हुई बेटी जीनत है। जीनत जिसके किरदार में स्मिता पाटिल हैं। जीनत बाकी लड़कियों से अलग है। वो भोली है, मासूम है और उसे इस दुनिया की सच्चाई का पूरा अंदाजा नहीं है। रुक्मणी बाई उसे अपनी बेटी की तरह पालती हैं और वो चाहती हैं कि उसका भविष्य बाकी लड़कियों जैसा ना हो। फिल्म में रुक्मणी और जीनत का रिश्ता माँ बेटी जैसा भावुक रिश्ता बनकर सामने आता है। इधर शहर में चुनाव नज़दीक है, तो लिहाजा कुछ नेता, उद्योगपति और बड़े अधिकारी शहर को सभ्य बनाने का अभियान शुरू करते हैं। सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए जाते हैं कि शहर के बीचों बीच ये कोठा होना शहर की संस्कृति पर धब्बा है। अखबारों में खबरें छपती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं, लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन श्याम बेनेगल यहीं से व्यंग्य शुरू करते हैं कि दिन में जो नेता इस कोठे को बंद कराने की मांग करते हैं, वही रात के अंधेरे में चुपचाप उसी कोठे पर पहुंचते हैं। कोई गजल सुनने आता है, कोई नाच देखने, तो कोई अपनी हवस पूरी करने। यानी जिन्हें समाज का रक्षक बताया जा रहा है वही इस व्यवस्था के सबसे बड़े ग्राहक हैं। फिल्म बिना भाषण दिए दर्शक को यह विरोधाभास आसानी से दिखा देती है। और इसी बीच एक बड़ा बिल्डर और कुछ प्रभावशाली लोग उस जमीन पर नजर गड़ा लेते हैं जहां ये रुक्मणी बाई का कोठा है। उनकी असली दिलचस्पी नैतिकता में नहीं बल्कि उस कीमती जमीन में है। अगर कोठा हट जाएगा तो वहां बड़ी इमारतें, होटल या व्यावसायिक परिसर बनाए जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक सुधार का नारा सिर्फ एक बहाना बन जाता है। फिल्म में कई छोटे छोटे किरदार भी हैं, लेकिन हर किरदार समाज के किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, सईद जाफरी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा और दूसरे कलाकार अपने अपने किरदारों के जरिए सत्ता, लालच, अवसरवाद और पाखंड को सामने लाते हैं। कोई नेता है, कोई दलाल, कोई नौकरशाह और कोई ऐसा आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। धीरे धीरे रुक्मणी बाई को एहसास होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। पहले भी पुलिस आती थी, छापे पड़ते थे और फिर सब ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार पूरा तंत्र उनके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं बल्कि उसकी जमीन पर कब्जा करने की एक साजिश है। और उधर जीनत की जिंदगी में भी बदलाव आने लगते हैं। वो पहली बार कोठे की चार दीवारी से बाहर की दुनिया के सपने देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसके लिए भी सामान्य जीवन संभव है, लेकिन फिल्म यहीं एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या समाज किसी तवायफ की बेटी को कभी सम्मान के साथ स्वीकार करेगा?
या उसके अतीत की परछाई हमेशा उसका पीछा करेगी। यहीं से मंडी सिर्फ कोठे की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि समाज, राजनीति, लालच और इंसानी रिश्तों की कहानी बन जाती है। और हर सीन में श्याम बेनेगल व्यंग्य के जरिए ये दिखाते हैं कि असली गंदगी कोठे में नहीं, बल्कि उन लोगों की सोच में है जो अपने फायदे के लिए नैतिकता का मुखौटा पहनते हैं। अब तक शहर के प्रभावशाली लोगों ने तय कर लिया है कि रुक्मणीबाई का कोठा हर हाल में हटाया जाएगा, और अखबारों में खबरें छपने लगी हैं कि ये जगह शहर की संस्कृति पर कलंक है। नगर प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है। नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि वो समाज को साफ करना चाहते हैं, लेकिन श्याम बेनेगल बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में दिखाते हैं कि यही लोग रात ढलते ही चुपचाप उसी कोठे की सीढ़ियां चढ़ते हैं, और उनके लिए नैतिकता सिर्फ जनता को दिखाने की चीज है, असली मकसद उस कीमती जमीन पर कब्जा है। रुक्मणीबाई धीरे धीरे समझ जाती हैं कि ये लड़ाई पुलिस या प्रशासन से नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे से है। वो अपने कोठे की महिलाओं से कहती है कि अगर ये जगह छिन गई तो उनके पास रहने के लिए कोई घर न बचेगा। और फिल्म का यह हिस्सा बहुत भावुक है, क्योंकि यहां पहली बार दर्शक महसूस करता है कि समाज जिन महिलाओं को बदनाम कहता है, उनके लिए यही कोठा एकमात्र आश्रय है। और इसी दौरान जीनत की जिंदगी में प्रेम की एंट्री होती है, प्रेम दस्तक देता है, मोहब्बत। वो एक ऐसे युवक से प्रभावित होती है जो उसे एक सामान्य लड़की की तरह देखता है। जीनत पहली बार सपने देखने लगती है कि शायद वो इस दुनिया से बाहर निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जी सकती है। लेकिन श्याम बेनेगल यहां भी कोई फिल्मी चमत्कार नहीं दिखाते। वो सवाल उठाते हैं कि क्या समाज किसी तवायफ की बेटी को उसका अतीत भुलाकर स्वीकार करेगा, या फिर उसकी पहचान हमेशा उसके जन्म और माहौल से ही तय होगी। और उधर कोठे में रहने वाली दूसरी महिलाओं की अपनी अपनी कहानियां भी सामने आती हैं। कोई कभी किसी अमीर घर की बहू बनने का सपना देखती थी, कोई गरीबी में बेच दी गई थी, तो कोई हालात के कारण इस दुनिया में आ गई। फिल्म इन महिलाओं को खलनायक नहीं बनाती, बल्कि उनकी मजबूरियों को सामने लाती है, और यही मंडी की सबसे बड़ी ताकत है। राजनीतिक साजिश अब तेज हो जाती है। प्रशासन कोठा खाली कराने का आदेश जारी कर देता है। अधिकारी, दलाल और स्थानीय नेता बार बार रुक्मणीबाई पर दबाव डालते हैं कि वो जगह को छोड़ दें, और बदले में उसे दूसरी जगह देने का वादा किया जाता है। लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि ये वादे सिर्फ कागज पर हैं। असलियत में उसे और उसकी दुनिया को शहर से बाहर ढकेला जा रहा है। फिल्म का व्यंग्य यहां अपने चरम पर पहुंचता है कि शहर के संभ्रांत लोग सार्वजनिक रूप से इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। अखबार इसे सामाजिक सुधार बताते हैं, लेकिन रात होते ही वही लोग परेशान हो उठते हैं कि अब उनका मनोरंजन कहां होगा। श्याम बेनेगल बिना किसी भाषण के ये दिखा देते हैं कि समाज की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। शूटिंग के दौरान श्याम बेनेगल ने कलाकारों को डायलॉग से ज्यादा परिस्थितियों को समझने पर जोर दिया। कई सीन्स में कलाकारों को स्वाभाविक ढंग से अभिनय करने की छूट दी गई, और यही वजह है कि शबाना आजमी की रुक्मणीबाई बहुत वास्तविक लगती है। उनके चेहरे का आत्मविश्वास, भीतर छिपा डर और अपनी दुनिया को बचाने की जिद, सब कुछ बिना अति नाटकीयता के सामने आता है। स्मिता पाटिल ने भी जीनत की मासूमियत को बहुत संवेदनशील ढंग से निभाया, और फिल्म के इस हिस्से में वनराज भाटिया का संगीत वातावरण को रचता है। यहां गीत मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कहानी की भावनाओं को गहरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कोठे की महफिलों में गाए जाने वाले गीत पुराने तहजीबी दौर की याद दिलाते हैं, और यह एहसास कराते हैं कि यह दुनिया सिर्फ नाच गाने की नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक परंपरा की भी प्रतिनिधि है। धीरे धीरे रुक्मणीबाई समझ जाती हैं कि अब इस शहर में उनका भविष्य नहीं है, लेकिन हार मानने से पहले वो आखिरी बार अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ जीनत का भविष्य भी अधर में लटक जाता है। दर्शक के मन में लगातार ये सवाल बना रहता है कि क्या ये कोठा बच पाएगा, क्या जीनत को नया जीवन मिलेगा, और क्या समाज कभी अपने दोहरे चरित्र का सामना करेगा। फिल्म अपने अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते ये साफ कर देती है कि मंडी केवल एक कोठे की कहानी नहीं है।
बल्कि पूरे समाज की मानसिकता की कहानी है। और अब प्रशासन का दबाव इतना बढ़ चुका है कि रुक्मणीबाई के पास कोठा खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शहर के नेता अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अखबारों में सुर्खियां छपती हैं कि शहर अब स्वच्छ और सभ्य हो गया है। लेकिन श्याम बेनेगल यही सबसे बड़ा व्यंग्य करते हैं। कोठा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंचा दिया जाता है। देखने में लगता है कि समाज ने अपनी गंदगी शहर से बाहर कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वही नेता, वही अफसर, वही अमीर व्यापारी और वही रसूखदार लोग रात के अंधेरे में नई मंडी तक पहुंचने लगते हैं। यानी जगह बदल जाती है लेकिन इंसानों की आदतें नहीं बदलती। और फिल्म का यही सबसे बड़ा संदेश है कि समस्या किसी इमारत या कोठे में नहीं बल्कि इंसान की सोच में है। रुक्मणीबाई हार कर भी हारती नहीं। उसका आत्मसम्मान अंत तक बना रहता है। वो समझ जाती है कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो उन महिलाओं के साथ आखिरी दम तक खड़ी रहती है जो उसके साथ रहती हैं। शबाना आजमी ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि आज भी हमें उनके करियर के सबसे बेहतरीन अभिनय में रुक्मणीबाई के इस किरदार को समझने में मदद मिलती है। जीनत का किरदार भी फिल्म के अंत तक एक बड़ा प्रतीक बन जाता है। वो उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इस दुनिया से बाहर निकलकर सम्मानजनक जीवन चाहती है। लेकिन फिल्म कोई फिल्मी चमत्कार नहीं दिखाती। श्याम बेनेगल दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो खुद तय करें कि क्या समाज सचमुच किसी को नया जीवन देता है, यह सिर्फ उसका अतीत याद रखता है। और यही वजह है कि मंडी का अंत सुखांत या दुखांत नहीं बल्कि यथार्थवादी है। दर्शक हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो निकलते समय कहानी से ज़्यादा उसके संदेश के बारे में सोचते हैं। और यही श्याम बेनेगल के सिनेमा की खासियत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान श्याम बेनेगल ने सेट पर किसी बड़े स्टार या छोटे कलाकार का फर्क नहीं रखा। सभी कलाकार एक साथ बैठकर रिहर्सल करते। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सईद जाफरी और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज घंटों तक अपने किरदारों पर चर्चा करते थे। और यही कारण था कि हर सीन बहुत नेचुरल लगता है। श्याम बेनेगल चाहते थे कोठा किसी फिल्मी सेट जैसा ना हो बल्कि एक जीवंत बस्ती जैसा लगे, और इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया। शबाना आजमी ने बाद के दिनों में कई इंटरव्यूज में बताया कि रुक्मणीबाई का किरदार निभाने के लिए उन्होंने पुराने लखनऊ और हैदराबाद की तवायफ संस्कृति पर अध्ययन किया था। वहीं स्मिता पाटिल ने जीनत के मासूम स्वभाव को उभारने के लिए अपने अभिनय को बहुत संयमित रखा। हालांकि मंडी पारंपरिक व्यावसायिक फिल्म नहीं थी, लेकिन इसका संगीत बहुत प्रभावशाली था और इस फिल्म ने लोगों को काफ़ी एंटरटेन भी किया। और आज 4 दशक से अधिक का समय बीतने के बाद भी मंडी इतनी तो प्रासंगिक लगती है क्योंकि उसका सवाल आज भी वही है कि क्या समाज वास्तव में नैतिक है या नैतिकता सिर्फ एक मुखौटा है। श्याम बेनेगल ने इस फिल्म के माध्यम से बताया कि जिन लोगों को समाज सबसे नीचे समझता है, कई बार वही सबसे ज़्यादा इंसानियत निभाते हैं, जबकि ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस फिल्म से जुड़ा कौन सा गाना आपको पसंद आया या कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। हमें तो रुक्मणीबाई यानी शबाना आजमी का जो किरदार है वो बहुत दिलचस्प लगा। और आपको कौन सा किरदार पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।